प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के तहत रॉक्स में पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक फॉल्ट अर्थात भ्रंश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में रॉक्स के सरफेस पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बारे में हमें स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जानकारी प्राप्त करनी है। ये जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर या संरचनाएं हैं, उनमें मुख्य फॉल्ट, फोल्ड, लीनिएशन, क्लीवेज, जॉइंट्स, ये महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। और इन सब में से एक महत्वपूर्ण संरचना जिसे हम फॉल्ट या भ्रंश कहते हैं, उसकी जानकारी आज इस व्याख्यान में हम आपके साथ साझा करेंगे। फॉल्ट एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल फीचर है। संरचना के रूप में अगर इसको देखें तो आउटक्रॉप जो होता है फील्ड में, उसमें स्पष्ट रूप से अगर फॉल्ट का डायमेंशन छोटा है तो कई बार नेक्ड आई से हम उसको एक पर्टिकुलर स्पेस में देख भी सकते हैं, लेकिन कई बार फॉल्ट इतना बड़ा होता है कि उस फॉल्ट को सिनॉप्टिक व्यू में तो देखा जा सकता है, लेकिन एट साइट उसको देखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। फॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो शस्त्रों का विभंग पर हुए विस्थापन को भ्रंश कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में जो बेड्स होते हैं उनके ऊपर फ्रैक्चर डेवलप होते हैं, और जब उस फ्रैक्चर्स के अलॉन्ग बेड्स अगर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तब जो संरचना बनती है उसे हम फॉल्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम भ्रंशन या फॉल्टिंग कहते हैं। बेडिंग प्लेन पर जब दो दिशाओं से प्रतिबल लगता है, अर्थात जब किसी बेडिंग प्लेन पर अगर हम बात करें कि दो डायरेक्शन से स्ट्रेस अगर उसके ऊपर इम्पोज होता है, तो विभंग तल पर संस्तर विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात फ्रैक्चर प्लेन के अलॉन्ग बेड डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं तथा रॉक्स में फॉल्ट का निर्माण होता है। ये मैकेनिज़्म है किस तरह से फॉल्ट सामान्यतः निर्मित होते हैं। भ्रंश से संबंधित टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, अर्थात अगर हम कोई एक बेसिक फॉल्ट का एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो ये कहेंगे कि अगर कोई फॉल्ट है तो उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले भ्रंश तल या फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वह प्लेन जिस पर बेड्स का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम फॉल्ट प्लेन या भ्रंश तल कहते हैं। जैसे कि अभी जब हम उसकी परिभाषा आपके साथ साझा कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि किसी बेडिंग प्लेन पर दो अपोजिट डायरेक्शन से जब उसके ऊपर फोर्स लगता है तो उसमें जो फ्रैक्चर प्लेन होते हैं उनके अलॉन्ग बेड्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो वो प्लेन जिसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेड्स होता है उसे हम फॉल्ट प्लेन या भ्रंश तल कहते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसे हम आधार भित्ति या फुटवॉल कहते हैं। फॉल्टिंग के कारण सेल खंड विस्थापित हो जाते हैं। वह सेल खंड जो कि भ्रंश तल के नीचे स्थित रहती है उसे आधार भित्ति या फुटवॉल कहते हैं। अर्थात वो प्लेन, अभी जो हमने फॉल्ट प्लेन की चर्चा की, उस फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग ब्लॉक्स का मूवमेंट होता है। दो ब्लॉक्स जो बेडिंग के हम या सेल खंड मानते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वह पार्ट जो फॉल्ट प्लेन के नीचे पाया जाता है, डिस्प्लेस पार्ट जो कि फॉल्ट प्लेन के नीचे पाया जाता है, उसे हम आधार भित्ति या फुटवॉल कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ऊपरी भित्ति यानी हैंगिंग वॉल। ये ठीक उसका ऑपोजिट है फुटवॉल का। वह सेल खंड जो कि भ्रंश तल के ऊपर स्थित रहती है उसे ऊपरी भित्ति कहते हैं। अर्थात जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो सेल खंड है और डिस्प्लेस हुआ है वो हैंगिंग वॉल है। अर्थात फॉल्ट प्लेन के नीचे वाले पार्ट को फुटवॉल और फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित सेल खंड वाली वॉल को हैंगिंग वॉल कहते हैं।
नेक्स्ट परिभाषा है भ्रंश का उन्मन यानी हेड ऑफ फॉल्ट। हेड ऑफ फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट प्लेन का उस क्षेत्र में वर्टिकल प्लेन के साथ कितना एंगल है, उसको हम हेड ऑफ द फॉल्ट कहते हैं। अर्थात ऊर्ध्वाधर तल तथा भ्रंश तल के बीच के कोण को भ्रंश का उन्मन कहते हैं। अगली परिभाषा अवपात पार्श्व यानी डाउन थ्रो साइड। भ्रंश का वह पार्श्व जहाँ की संस्तर भ्रंश तल के दूसरे पार्श्व में स्थित संस्तरों की तुलना में अधिक विस्थापित हो जाते हैं, अवपात पार्श्व कहलाते हैं। विस्थापन के फलस्वरूप यंगर बेड्स ओल्डर बेड्स के संपर्क में आ जाते हैं। अब यहाँ डाउन थ्रो साइड को परिभाषित करते समय ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जब रिलेटिव मोमेंट्स ऑफ द ब्लॉक्स होता है तो उसमें लेटरल साइड में पार्श्विक भाग में जब संस्तर भ्रंश तल के सापेक्ष डिस्प्लेस्ड होते हैं तो जहाँ पर शस्त्रों की दूसरे पार्श्व में स्थित शस्त्रों की तुलना में अधिक विस्थापन हो जाता है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट अधिक होता है, वो वाला पार्ट डाउन थ्रो साइड कहलाता है। और इस प्रकार के विस्थापन के कारण यंगर बेड्स ओल्डर बेड्स के सीधे कांटेक्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट परिभाषा भ्रंश की टर्मिनोलॉजी में है उसे हम थ्रो ऑफ ए फॉल्ट या भ्रंश पात कहते हैं। फॉल्टिंग के कारण बेड्स के ऊर्ध्वाधर विस्थापन को भ्रंश पात कहते हैं। अर्थात जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि फॉल्टिंग के प्रोसेस में बेड्स का डिस्प्लेसमेंट होता है और जब ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फॉल्टिंग से पहले बेड जिस अवस्था में थे और फॉल्टिंग होने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया और वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको हम थ्रो ऑफ ए फॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है भ्रंश का अनुप्रस्थ विस्थापन। पहले हमने ऊर्ध्वाधर विस्थापन की बात की जिसे हमने थ्रो ऑफ फॉल्ट कहा। अब हम अनुप्रस्थ विस्थापन की बात कर रहे हैं। बेड्स का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ है उसे हम भ्रंश का अनुप्रस्थ विस्थापन या अंग्रेजी में उसे हीव कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जबकि इससे पहले जो हमने बात की थ्रो ऑफ ए फॉल्ट वो डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट था। तो इस मायने में भ्रंश का अनुप्रस्थ विस्थापन जिसे हम हीव कहते हैं, भ्रंशन के कारण शस्त्रों के क्षैतिज विस्थापन को भ्रंश का अनुप्रस्थ विस्थापन या हीव कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है भ्रंश की नति यानी डिप ऑफ ए फॉल्ट। जो फॉल्ट है उसकी डिप कितनी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा फॉल्ट प्लेन के बीच के कोण को भ्रंश की नति कहते हैं। जिस क्षेत्र में फॉल्टिंग हुआ है उस क्षेत्र में हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो काल्पनिक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके साथ फॉल्ट प्लेन कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, वो उस भ्रंश की नति या डिप ऑफ फॉल्ट कहलाती है। इसी तरह से भ्रंश का नतिलंब या स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भ्रंश की नति की दिशा के लंब रूप वह काल्पनिक रेखा जो कि भ्रंश तल के एक ही ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है, भ्रंश तल का नतिलंब कहलाती है। भ्रंश तल तथा क्षैतिज तल की प्रतिच्छेदन रेखा को ही भ्रंश का नतिलंब कहते हैं। अर्थात स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट के बारे में, जो कि डिप ऑफ फॉल्ट से राइट एंगल पर पाई जाने वाली इमेजिनरी रेखा है, जो कि फॉल्ट प्लेन के एक ही ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने से बनती है। फॉल्ट प्लेन तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्शन से ही स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट को परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है उसे हम भ्रंश अनुरेख या भ्रंश दृश्यांश या भ्रंश रेखा, अंग्रेजी में उसे हम फॉल्ट ट्रेस, फॉल्ट आउटक्रॉप या फॉल्ट लाइन कहते हैं। फॉल्ट प्लेन और भूमि तल के इंटरसेक्शन को भ्रंश अनुरेख
या भ्रंश दृश्यांश या भ्रंश रेखा कहते हैं। ऊपर हमने स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट में क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ फॉल्ट प्लेन का इंटरसेक्शन। यहाँ फॉल्ट प्लेन का इंटरसेक्शन भूमि तल के साथ हो रहा है। तो जब फॉल्ट प्लेन का भूमि तल के साथ इंटरसेक्शन होता है तो उससे जो रेखा बनती है उसे हम भ्रंश अनुरेख या भ्रंश दृश्यांश या भ्रंश रेखा अर्थात फॉल्ट रेस या फॉल्ट आउटक्रॉप या फॉल्ट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट, उसे स्लिप ऑफ फॉल्ट या भ्रंश का सर्पण कहा जाता है। भ्रंश तल पर शस्त्रों के विस्थापन की दूरी को भ्रंश का सर्पण कहते हैं। अर्थात फॉल्ट प्लेन के अलोंग ब्लॉक्स का मूवमेंट हुआ, उस फॉल्ट प्लेन के अलोंग ये ब्लॉक कितने डिस्प्लेस्ड हुए हैं, अलोंग द फॉल्ट प्लेन बेड्स का जो विस्थापन है उसकी दूरी को सर्पण या स्लिप ऑफ फॉल्ट कहा जाता है। भ्रंश के अधिकतम सर्पण को नेट स्लिप कहते हैं। जो मैक्सिमम मेजरमेंट इस फॉल्ट प्लेन के अलोंग डिस्प्लेस्ड ब्लॉक्स का होता है, भ्रंश के अधिकतम सर्पण को नेट स्लिप या नेट सर्पण कहते हैं। भ्रंश के नतीकी तथा नती की अलावा नतीलंब की दिशा में हुए विस्थापन को, अगर ये विस्थापन जो है भ्रंश की डिप के डायरेक्शन में हुआ है या ये फॉल्ट की स्ट्राइक की दिशा में हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो उसके आधार पर अगर डिस्प्लेसमेंट फॉल्ट की डिप की दिशा में हुआ है तो उसे हम डिप स्लिप या नती सर्पण कहते हैं, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट फॉल्ट की स्ट्राइक की दिशा में हुआ है तो उसे हम स्ट्राइक स्लिप कहते हैं। ये इस प्रकार से हम स्लिप ऑफ फॉल्ट के बारे में परिभाषित इसको कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपके फॉल्ट के बारे में जो इसकी पार्ट्स हैं उसकी जानकारी दी, उसको इस चित्र में डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ आप देखिए ये फॉल्ट प्लेन है, F1 जो है ये फॉल्ट प्लेन है। फॉल्ट प्लेन के ऊपर ये वाला है तो इसे हमने हैंगिंग वॉल कहा है। ये फॉल्ट प्लेन के नीचे है तो इसे हमने फुट वॉल कहा है। ये काल्पनिक हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, इन दोनों के बीच में ये फॉल्ट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच की जो कोण है उसे हम नती या डिप कहते हैं, और इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के डिप के माइनस के बाद जो एंगल बचता है उसे हम हेड ऑफ द फॉल्ट कहते हैं। और जैसे मैंने कहा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट वो दो होते हैं। तो जो वर्टिकल है उसे हम डाउन थ्रो और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे हम हीव कहते हैं। तो ये वो डेफिनेशंस जो अभी हमने पहले इस व्याख्यान में चर्चा की उसको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये आप इसमें स्लाइड में देखिए किस प्रकार से ये फॉल्ट प्लेन और ये इस प्रकार से फॉल्ट प्लेन के अलोंग ब्लॉक्स ऊपर नीचे हो गए, तो ये फॉल्टिंग इसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फॉल्ट्स होते हैं, आगे जब हम और व्याख्यान के बारे में जब टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उस समय इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इस स्लाइड में जो फॉल्ट्स के प्रकार हैं, जैसे कि इसमें हॉस्ट क्या होता है, ग्राबेन क्या होता है, ग्राबेन में किस तरह से ये मीडियल पार्ट जो है वो नीचे चला गया, हॉस्ट में ये कैसे ऊपर चला गया, तो इनकी विस्तार से अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। यहाँ ये इसमें डायग्रामेटिकली आपको फॉल्ट कैसे निर्मित होते हैं उसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप देखिए जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उससे जुड़ी फॉल्टिंग उसके साथ जुड़ी हुई प्रोसेस हो सकती है। तो यहाँ ये फॉल्ट प्लेन है, इस फॉल्ट प्लेन के अलोंग आप देखिए एक ब्लॉक ये हो गया और दूसरा ब्लॉक ये हो गया। यहाँ नीचे अगर अर्थक्वेक जनरेट होता है तो जिसे हम नीचे जहाँ फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, और ठीक इसके ऊपर जहाँ मैक्सिमम डैमेज होता है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। और
ये इस प्रकार से फॉल्टिंग किस प्रकार से अर्थक्वेक के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं वो इस स्लाइड में समझाया गया है। यहाँ आप इस अगले चित्र में फिर देखिए, ये फॉल्ट प्लेन और इस फॉल्ट प्लेन्स के अलॉन्ग इस प्रकार से फॉल्टिंग हुआ है और ये ब्लॉक्स के मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें शियर विपरीत दिशाओं में शियर फोर्स काम करता है। तो स्ट्राइक स्लिप, पहले हमने जैसे बताया डिप स्लिप और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट फॉल्ट की स्ट्राइक की दिशा में हो या उसकी डिप की दिशा में हो। तो यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो स्ट्राइक की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसलिए स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इसको कहते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में व्याख्यान करेंगे विस्तार से तो इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में फॉल्ट का इंट्रोडक्शन, फॉल्ट क्या होते हैं, फॉल्ट के क्या पार्ट्स होते हैं और किस प्रकार से फॉल्ट आउटक्रॉप में या फील्ड में हमको नज़र आते हैं, उसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा की। उम्मीद है इसके साथ जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, इसकी PDF भी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जा रही है, आप उनका अध्ययन करेंगे और जो क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको दिए जाते हैं उसके बारे में इस व्याख्यान के बाद, इसी व्याख्यान में उनके सब उत्तर समाविष्ट हैं, तो आप उनके उत्तर देने का श्रम करेंगे।